नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन, राष्ट्रपति के जो वेरियस पावर है उसको हम लोग स्टडी किए थे, किस प्रकार से उनको जो फैसिलिटी मिलता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से स्टडी किए थे। सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग स्टडी किए थे। अब उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हुए जो है उसको जारी रखते हैं, ताकि उस टॉपिक में जितने भी अन्य जो कंटेंट्स है उसको हम लोग कवर कर सकें। राष्ट्रपति को क्यों जो है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्यों जो है कमांडर कहा जाता है, आर्बाइटर कहा जाता है, ये हम लोग जो है आने वाले स्लाइड्स में इसको देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के जो डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं उसको हम लोग जो है देखते हैं। जितने भी इंटरनेशनल स्तर पे आप कह सकते हैं ट्रीटी होते हैं वह सब जो है आपका राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होते हैं, राष्ट्रपति के बिहाफ पर होते हैं। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के आप ये क्यों रखा गया? देखिए, इसलिए रखा गया ना कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार में है, वह कंटिन्यू रह सकता है, कंटिन्यू नहीं रह सकता। यानी आज किसी अन्य पार्टी की सरकार है, कल किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो सकता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रीटी होते हैं वह एक एज ए स्टेट होता है, एज ए नेशन होता है। यानी उससे हमारा देश जो है बाउंड है, और स्टेट के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए जो आप कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति जो है उसका किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है, आपका इंटरनेशनल ट्रीटी का जो है आप कह सकते हैं सिग्ने आप राष्ट्रपति के बिहाफ पर हुआ, लेकिन उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आपका रियल जो अथॉरिटी है वह जो है पार्लियामेंट के पास है, या फिर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी जो भी ट्रीटी होगा वह तभी रेटिफाई माना जाएगा जब उसको पार्लियामेंट के द्वारा जो है अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं या हाई कमिश्नर होते हैं, वह राष्ट्रपति के बिहाफ पे जो है दूसरी जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सुप्रीम कमांडर भी आपका मिलिट्री पावर का जो सुप्रीम कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है। इस नाते जो है उनको अपॉइंटमेंट का पावर, चाहे वो आर्मी का चीफ हो, नेवी का चीफ हो या एयरफोर्स के जो है चीफ हो, सभी का अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। साथ ही जो किसी कंट्री के से आप वार डिक्लेयर करना है या शांति समझौता करना, वह भी जो पावर है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आप समझ सकते हैं। लेकिन सभी में ध्यान क्या देने वाला है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जो है आपको जरूरत है। तो हम लोग इस बात को देखें कि ये प्रोविजन क्यों रखा गया, क्योंकि सरकार तो जो है आपका या जो रूलिंग पार्टी है वो चेंज कर सकता है, लेकिन एज ए स्टेट का कंटिन्यूटी जो है उसको मेंटेन किया गया। यानी प्राथमिकता जो है स्टेट को दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि कंट्रोल पार्लियामेंट के पास है, इसलिए उस चेक को भी रखा गया। देखिए, क्राइसिस मैनेजर के रूप में जो है राष्ट्रपति को वास्ट पावर है। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इमरजेंसी में जो है राष्ट्रपति के पास, यानी कि जो फेडरलिज्म का जो सिस्टम होता है वो यूनिटरी में बदल जाता है। ठीक है, यानी राज्यों की शक्तियां कम हो जाती है और वो सारा कह सकते हैं वह सबजुगेट हो जाता है पार्लियामेंट या जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के तहत। हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी में जो है आपका जो सिस्टम है वह जो है आपका यूनिटरी हो जाता है। जो आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाया जाता है उसका आधार या तो वार हो सकता है, या एग्रेशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, या आर्म्ड रिवेलियन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जब देखे थे, जब हमारे किसी राज्य में स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वह अगर फंक्शन नहीं करता है सही तरीके से, संविधान के जो प्रोविजन है उस आधार पर जब काम नहीं करता, तब प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो यह भी हम लोग देखे थे। या फिर आर्टिकल 365 के तहत जब जो कोई लीगल आप कह सकते हैं डायरेक्शन है उसको अगर मानने से मना करता है अगर कोई स्टेट, तब जो है आर्टिकल 365 का यूज करके प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हम लोग देखे थे, जब देश का जो है आपका कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं खतरे में है, तब उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। वर्तमान तक अभी तक किसी प्रकार से फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा, ये भी हम लोग डिस्कशन किया। हम लोग यह भी देखे थे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय इवन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज तक को भी वेतन को कट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके मन में यह जरूर आएगा कि उस में तो जो फाइनेंशियल जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो खतरे में हो जाएगा। अगर
वेतन अगर उनको कट किया जाने लगा तब तो फिर आप कह सकते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है खतरे में रहेगा। तो यह प्रोविजन क्यों क्यों यह प्रोविजन देखिए इसलिए किया गया क्योंकि ये सर्वाइवल का मैटर है। पहले राज्य रहेगा, स्टेट रहेगा, तभी तो बाकी चीजें फिर हो पाए। यानी स्टेट को प्राथमिकता दिया गया रेदर की एसओपी, यानी जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है वह तो एसओपी है। इस तरीके से एक कंट्री को काम करना चाहिए, हमारा कंट्री फंक्शन करेगा, लेकिन वो तभी काम करेगा ना जब वो स्टेट सरवाइव करेगा। तो पहले सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए जब ऐसे इमरजेंसी है तो इस तरीके का भी वास्ट पावर जो है आपको राष्ट्रपति के पास जो है दिए गए। उसके आगे हम लोग देखते हैं नेशनल इमरजेंसी में, हम लोग इसको हालांकि बहुत डिटेल तरीके से पूर्व में देख रहे हैं, जस्ट फॉर शॉर्ट में यहाँ पर हम लोग जो है रिवीजन के तौर से बस कंटिन्यूशन में देख लेते हैं। इसका ग्राउंड जो है एक्सटर्नल एग्रेशन, वार या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है, या भी हम लोग देखें कि किस प्रकार से इसमें जो है इम्पैक्ट फेडरलिज्म पर पड़ता है, या भी देखें कि जो है उन जो फिनांस है उस पर भी कंट्रोल हो जाता है। यानी अगर केंद्र चाहेगा तो जो राज्यों को पैसा जाता है वह तो कम कर सकता है या जो है उसको कैंसिल कर सकता है। अब अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उतनी रहेगा तो फेडरलिज्म आप समझ सकते हैं कि स्टेट जो है का पावर अब पूरा जो है केंद्र पे डिपेंडेंट हो जाएगा। जब इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो इवन कि सेंटर स्टेट का रिलेशन तो है ही, साथ ही जो है फंडामेंटल राइट्स भी आपका जो है उसमें कह सकते हैं सस्पेंड होते हैं। स्पेशली जब एक्सटर्नल एग्रेशन या वार में होता है तो जो है फंडामेंटल राइट्स लाइक जैसे 90 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत। और उसके बाद जो बाकी जो आपका 359 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जो है अन्य जिस तरीके के पावर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी जो है सस्पेंड किया जा सकता है। ध्यान देने वाला बात सिर्फ यह है कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यानी राइट टू लाइफ जो विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 जो है वह सस्पेंड नहीं होता। उसी तरीके से जो आप कह सकते हैं कन्विक्शन के केस का जो आपका आर्टिकल 20 है, प्रोटेक्शन जो है आपका आर्बिट्रेरी कन्विक्शन का, वह भी आपका सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 356 एंड 365। 356 में जिस प्रकार से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है स्टेट में फेल हो गया तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। उसी तरीके से अगर 365 है, अगर यूनियन के कोई लीगल डायरेक्शन को अगर वो नहीं कंप्लाई करते हैं तब लगाया जाता है। इसमें जो कॉन्सिक्वेंस हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े, जस्ट शॉर्ट में एग्जीक्यूटिव जो है आपका का जो पावर है वह प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। और हम लोग इस बात को देखे थे कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो है उसको एक्सरसाइज करते हैं। लेजिस्लेटिव का पावर जो है पार्लियामेंट के पास चला जाता है। पार्लियामेंट के पास भी यह पावर रहता है कि वह यह जो पावर है राष्ट्रपति को वह डिलीगेट कर सकता है। ठीक है, तो यह चीजें हम लोग फाइनेंशियल में भी हम लोग देखे थे कि जब राष्ट्रपति शासन जब रहता है तो राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो है उस समय जो है आपका वो ऑथोराइज करता है एक्सपेंड करने के लिए, स्पेशली जब लोकसभा जो है सेशन में नहीं है। तो ये सारे पावर जो है राष्ट्रपति के पास रहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा कि आपको बताया कि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को अगर खतरा है उस समय लगाया जा सकता है। इस समय जितने भी आप कह सकते हैं यूनियन के जो कर्मी हैं, राज्य के कर्मी हैं, उनका वेतन जो है कम या बंद किया जा सकता है, जो है रिड्यूस किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपसे डिस्कशन किए वह यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका भी जो आप कह सकते हैं सैलरी है वह जो है डिडक्ट किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें किस प्रकार से फाइनेंशियल आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस को आप कह सकते हैं कि के ऊपर स्टेट को जो है प्राथमिकता दिया गया, यह बात जो है पूर्व में हम लोग चर्चा किए। उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव जो गेटकीपर के रूप में भी काम करता है। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे देखिए बिल अगर पार्लियामेंट से पास होता है तो राष्ट्रपति के पास क्या है पावर है कि या तो उसको एसेट दे देंगे, एसेट दे देंगे तो वह एक्ट बन जाएगा, या विथहोल्ड कर देंगे तो वह जो है आपका बिल जो है समाप्त हो जाएगा। रिटर्न कर सकते हैं अगर उनको यह लगता है कि यह कोई बिल कोई कंट्रोवर्शियल बिल है, या आप कह सकते कोई बिल है जो बहुत ही जल्दीबाजी में या फिर इल मोटिवेशन के साथ इल कंसीडर्ड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको भी पास कर दिया गया तो राष्ट्रपति उसको रिकंसीडर के लिए जो है भेज सकते हैं। यानी अगर कोई जो है बिल राष्ट्रपति क्या हो गया, आप एक तरीके से मानिए इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल तरीके से हुआ कि अगर कहीं कुछ गलती हुआ है, हड़बड़ी में कुछ हुआ है तो उसको एक चेक के रूप में है, यानी इसीलिए इसको जो है आप गेट कीपर टर्म जो है दिया गया। यानी
लोगों का कोई अहित हो उसके पहले एक जो है, अगर पार्लियामेंट से भी किसी तरीके से मिस्टेक होता है तो राष्ट्रपति अभी भी वहां पर है, लोकसभा राज्यसभा से मिस्टेक के बावजूद भी। अब इसको एक्सरसाइज करने के लिए जो है आपको सर्टेन जो है वीटो पावर्स दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि को जो है वो अपना जो एसेंट है वो देने से मना कर सकता है। इसका एप्लीकेशन जनरली जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है उस समय वो करते हैं, ताकि वो बिल जो है वहीं समाप्त हो जाता, या ऐसे समय में भी किया जाता। मान के चलिए अभी सरकार में कोई एक पार्टी की सरकार है और उसके बाद जो है कैबिनेट रिजाइन कर देता है या फिर दूसरी सरकार आ जाती है और दूसरी सरकार मना करता है कि नहीं इस पर जो है एक्सटेंड नहीं था, तो ऐसे समय में जो है एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जाता है। एक फेमस एग्जांपल जो है पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल है, जब राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसको जो है यूज किया गया था। उसी तरीके से 1991 में जो है आपका आर वेंकट रमन के द्वारा यूज किया जा था, जब लोकसभा डिजोल्यूट आप कह सकते हैं डिजोल्व होने वाला था, उसके ये आपके उसके जस्ट पहले जो है वेतन जो है आपका बढ़ा दिया गया था जो भी मेंबर्स थे उनका, तो उसको जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज करते हुए विथहोल्ड किया गया था। तो पहला वीटो हुआ एब्सोल्यूट वीटो। जो उसी तरीके से सस्पेंसिव वीटो होता है, यानी कि राष्ट्रपति किसी बिल को यह लगता है कि वह जल्दीबाजी में दिया गया या सर्टेन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वह पार्लियामेंट के पास रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है या तो विथ मॉडिफिकेशन या फिर जो है सेम टेक्स्ट के साथ बिना किसी मॉडिफिकेशन के साथ भेज सकता है। ध्यान देने वाला बात क्या है, राष्ट्रपति के पास यह जो पावर है वह मनी बिल में नहीं है। अब देखिए यूएसए में क्या होता है कि अगर फिर से अगर भेजा जाता है सस्पेंसिव वीटो जो है, तो सेकेंड बार में अगर मान के चलिए 2/3 से है तो सेकेंड बार में उसको हाइयर आप कह सकते हैं प्रोविजंस रखे गए हैं कि उसके द्वारा अगर भेजा जाएगा तभी वो जो है राष्ट्रपति उसको कंसीडर करें। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, यानी इंडिया के केस में क्या है कि अगर बिल को जो है अगर पास फिर से कर दिया जाता है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। तो यह चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तीसरा तरीके का वीटो है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट जैसा कि नाम से पता है कि कोई चीज रख दिए तो बस रख दिए, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन जो है नहीं लेना, लंबे समय तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना। और इसीलिए इसको कहा गया कि जो पॉकेट वीटो का जो पावर है भारतीय जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट का, वह जो पावर है वह आपका अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनसे अधिक है। तो यह क्यों, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि आपका वो प्रोविजंस रखा गया है कि वहां पर जो है मात्र 10 दिन के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि वह बिल जो है वहां पर उनको वापस करना है। लेकिन वहां पर इंडिया में किसी कोई टाइम लिमिट रखा नहीं गया, यानी राष्ट्रपति जो है उसको अनडिफिनिट समय तक इनफाइनाइट समय तक उसको जो है रोक के रख सकते हैं। इसका भी एक फेमस एग्जांपल जो है 1986 में मिलता है, जब ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को जो है आप पॉकेट वीटो का यूज किया गया था। एक्चुअली में इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के द्वारा प्रेस फ्रीडम को जो है कर्व किया जा रहा था, इसका देश भर में जो है विरोध हो रहा था। तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है इसको विथहोल्ड किया गया था। और जब फाइनली नेक्स्ट गवर्नमेंट 1989 में बनता है तो फिर जो है उसको ये जो है ड्रॉप रिकंसिडर के लिए भेजा जाता है और नेक्स्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1986 का इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के केस में पॉकेट वीटो जो है आपका, यानी आप देखिए कि ये जो पावर्स दिए गए हैं यह कितना इंपॉर्टेंट है कि यानी लोकसभा राज्यसभा से भी अगर किसी प्रकार का आप कह सकते हैं अगर मिस्टेक होता है तो भी जो है आपको एक जो है क्वेश्चन है यहाँ पर। प्लस एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि रिकंसीडर का मौका दिया गया तब तो उसके पास पावर है तो वो फिर से भेज सकता नहीं। अगर राष्ट्रपति के द्वारा अगर किसी बिल को वापस कर दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक स्क्रूटिनी बहुत बढ़ जाता है, मीडिया में आ जाता है, उसके बाद आप कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन भी उसमें आने लगते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है कि फिर से उसको जो है जो है भेजना। तो आपको यह चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो वीटो पावर है उसका यूज जो है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर किस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से गवर्नर को आर्टिकल 200 के तहत यह पावर है तो वह रिजर्व रख सकते हैं किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए, तो वहां भी जो है वो एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो यह जो है राष्ट्रपति के पास पावर है। लेकिन यहाँ देखिए जो डिफरेंस है
वह क्या है वो आपको समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट का अगर बिल है तो राष्ट्रपति को जो है अगर दोबारा भेजा गया है रिकंसिडर के बाद, तो राष्ट्रपति को वह जो है एसेंट जो स्वीकृति है वो देना ही देना है। जबकि राज्य का अगर कोई बिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव का बिल है, तो प्रेसिडेंट जो है वहां पर बाउंड नहीं है, यानी वहां उनका जो है वीटो एक तरीके से काम कर दे। यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वह प्रेसिडेंट का वीटो पावर को ओवरराइड नहीं कर पा रहा, जबकि पार्लियामेंट के केस में एक बार आप भेज दीजिएगा तो दोबारा अगर पार्लियामेंट के द्वारा भेज दिएगा तो साइन करना आपको मजबूरी है। वहीं ध्यान में देने वाला बात है कि जो पॉकेट वीटो का जो आपका शक्ति है वह स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी लागू है, यानी कि किसी बिल को अगर राष्ट्रपति चाहें तो लंबे समय तक लटका के रख सकते हैं। तो यह चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो अलग अलग तरीके का जो बिल्स होता है उसमें किस प्रकार से पावर है वो देखते हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, एसेंट करने का यानी रेटिफाई करने का, विथहोल्ड करने का भी पावर है, उसी तरीके से रिटर्न करने का है, यानी कि सस्पेंसिव वीटो भी यहाँ पर है, एब्सोल्यूट वीटो का भी है। वहीं मनी बिल के केस में क्या है, रेटिफाई कर सकते हैं, यस स्वीकृति दे सकते हैं, क्या जो है उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, यस, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। मनी बिल को याद रखिएगा, कभी भी राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकते, या तो रेटिफाई करेंगे या विथहोल्ड करेंगे। वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके बारे में एक अलग से डिटेल से वीडियो ऊपर में बना हुआ कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से जो हाउस में पास होता है और कितना मत चाहिए, आप जो आप कह सकते हैं ऊपर का जो वीडियोज है वहां जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रेटिफाई करना है तो ऑफकोर्स पावर हो, रेटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन है तो राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार का जो है आप कह सकते हैं पावर नहीं है, क्योंकि उनको मैंडेटरी है, ओब्लिगेटरी है कि उसको उस पर साइन करना ही है। ठीक है, तो इसमें जो है विथहोल्ड का पावर नहीं है, रिटर्न का पावर जो है आपका नहीं है। ये 24th जो है आपका अमेंडमेंट जो 1971 में आया उसके द्वारा जो है संवैधानिक संशोधन के केस में राष्ट्रपति के पावर को आप कह सकते हैं बहुत कम कर दिया गया। यानी अगर कोई संवैधानिक संशोधन से संबंधित बिल है तो राष्ट्रपति के पास पावर कह सकते हैं कि एक्सेप्ट एसेंट देने के अलावा नहीं। ठीक है, जबकि ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल है तो वहां पर आया। तो इस प्रकार से हम लोगों को यह देखने को मिलेगा कि संविधान ने किस प्रकार से जो है एक बैलेंस बनाया है कि राष्ट्रपति को सिर्फ ऐसा नहीं एक सेरेमोनियल जो है हेड है, हम लोग देखें कि किस प्रकार से अलग अलग उनको शक्तियां दिया गया है और किस प्रकार से उसका वो यूज जो है अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। जैसे देखें कि इमरजेंसी का पावर है या वीटो का पावर है, तो किस प्रकार से अगर कोई लेजिस्लेचर जो है बहुत जल्दीबाजी में है, हेस्टी तरीके से, इल कंसिडर तरीके से, आप कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाता है तो राष्ट्रपति के पास जो है आपका पावर है। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी राष्ट्रपति के पावर को जो है बैलेंस आउट किया गया है, फेडरल बैलेंस भी मेंटेन रहे उसके लिए भी, और प्लस आप कह सकते हैं कि अगर कोई इल कंसिडर बिल्स वगैरह है तो वहां पर भी आपको पावर देखने को मिलेगा। अब हम लोग उसके आगे जो है देखते हैं सर्टेन और चीजों को। ठीक है, अब किस प्रकार से जो है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं के रूप में ये काम करते हैं। ऑल दो आपको पता है कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वह भी जो है संविधान को आप कह सकते हैं कि डिफेंड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो है आपका पावर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सिक्यूटिव जो है स्कोप है। तो यहाँ हम लोग देखें कि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री जो रिलेशंस है उसमें जो है आप कह सकते हैं जो फंक्शंस है उसमें जो पावर है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किए। क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में हम लोग देखें कि किस प्रकार से इमरजेंसी पावर है। लेजिस्लेटिव जो आप गेटकीपर के बारे में हम लोग देखें कि किस प्रकार से वीटो का यूज करते हुए जो है अगर कोई हेस्टी या आप कह सकते हैं इनकंसिडर्ड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई लेजिस्लेशन है तो उसको रोक सकते हैं। हम लोग डिप्लोमेटिक पावर्स में यह भी देखें कि किस प्रकार से जो भी इंटरनेशनल स्तर का नेगोशिएशन है या इंटरनेशनल ट्रीटी है वह राष्ट्रपति के नाम से होता है और वह जो है आप लेकिन आपका पार्लियामेंट्री जो है अप्रूवल होना चाहिए। मिलिट्री पावर्स भी हम लोग देखें कि जो आपका डिफेंस फोर्सेस है उसके कमांडर होते हैं, उसके तहत जो है जितने भी चीफ्स होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के जो है उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, वार डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस को जो है वो कंक्लूड करते हैं। लेकिन सभी में जो है सब्जेक्ट क्या है आपका पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो जरूरी है।
क्राइसिस मैनेजमेंट हम लोग देखें, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको हम लोग देख चुके हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में किस प्रकार से आर्टिकल 352 का के तहत जो पावर यूज किया गया, ये हम लोग देखें। उसके आगे हम लोग जो है 356 एंड 3 जो 65 है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से स्टडी किए, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वह भी हम लोग देखें यहाँ, ठीक है। उसी तरीके से 360 को भी हम लोग जो है देख लें। तो ये सारा जो हम लोग पूर्व में स्टडी के जस्ट फॉर एक एनालिसिस के रूप में दिया गया कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति जो है आप कह सकते हैं संविधान के जो प्रोविजन है उसको बचा डिफेंड कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई बिल के केस में क्या पावर है, वीटो पावर को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, यह भी हम लोग जो है डिटेल से देखें। उसके बाद जितना भी आप कह सकते हैं वीटो है उसके बारे में हम लोग देखें, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो के केस में हम लोग देखें कि पेप्सू बिल है या 1991 में एमपी सैलरी बिल को किस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं विथहोल्ड किया गया था, यह भी हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि सस्पेंसिव वीटो जो है किस प्रकार से यूज किया जाता है, यह भी हम लोग देखें कि हम लोग यह भी देखें कि अमेरिका में जो है हायर मेजोरिटी से भेजने पर वो पास होता है, इंडिया में सेम तरीके से सिंपल मेजोरिटी से भी भेजा जाता है तो उसको पास माना है। पॉकेट वीटो भी हम लोग डिटेल से स्टडी कर लिए, जब ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है एग्जाम्पल हम लोग दिए कि किस प्रकार से प्रेस फ्रीडम के खिलाफ जो है आपका नेशनल पोस्ट ऑफिस जो आपका बिल लाया जा रहा था उसको जो है रोका गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से आपके साथ देख चुके हैं। जो फेडरल ओवरसाइट है यानी स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर क्या जो किस प्रकार से कंट्रोल है, यह हम लोग देखें कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है फिर जो गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर या तो एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं या रिजर्व रख सकते हैं। रिजर्व अगर रखते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट या तो एसेंट देंगे, विथहोल्ड करेंगे या फिर डायरेक्टर जो है करेंगे गवर्नर के पास। लेकिन दोबारा भी अगर जाता है तो वहां पर जो है राष्ट्रपति जो है बाउंड नहीं है उसको साइन करने के लिए। तो ये सारे पावर जो है हम लोग देखें कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है उसको ओवरराइड करने का पावर नहीं है। तो ये सारे चीजें जो है आपका जस्ट फॉर हम लोग रिविजन आप कह सकते हैं या शॉर्ट में आप अगर समझ सकते हैं कि जो हम लोग ऊपर में चर्चा किए उसी का जो है अगर आप चीजें ध्यान रखिएगा तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से डिफेंड करते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान में पोजीशन किस प्रकार से राष्ट्रपति का रखा गया है। देखिए हम लोगों को यह पता है कि हमारा कंट्री जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि राष्ट्रपति जो है नॉमिनल एक्सिक्यूटिव होंगे जबकि रियल ऑथोरिटी जो है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ जो है आपका मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये जो होता है एक सिंबल ऑफ नेशन के रूप में काम करता है, लेकिन रियल आप कह सकते हैं रूल करने के जो है उसमें नहीं रखा गया। जो हमारे चीफ आर्किटेक्ट है संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बहुत ही एक्सप्लिसिट तरीके से यह इसको रिजेक्ट किए थे कि हमारा जो सिस्टम है वह प्रेसिडेंशियल मॉडल जिस प्रकार से अमेरिका में जो आपको आप कह सकते हैं पावर वहां पर है तो उस तरीके का इंडिया में पावर नहीं है। जबकि जो इंग्लिश मोनार्क है जो ब्रिटेन में जिस प्रकार से मोनार्क होते हैं उनके पास जिस प्रकार से काम करते हैं उस अलाइनमेंट के साथ जो है राष्ट्रपति का आप कह सकते हैं कि जो है आपका पद क्रिएट किया गया। यूएस के केस में देखिएगा तो एक्सिक्यूटिव का रियल हेड जो है चीफ हेड आपका राष्ट्रपति होते हैं और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होता है वो उनके पास होता है। जिस समय वो चाहेंगे किसी सेक्रेटरी को जो है वो हटा सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं वहां पर उसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है तो वो उनके इच्छा पर जब चाहेंगे जो है उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के पास वो पावर नहीं होता, यानी कोई भी मिनिस्टर्स जो है वो अपने पद पर रहेंगे जब तक कि उनको मेजोरिटी रहता है, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी रहता है। तो यह जो है प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक पार्लियामेंट मेजोरिटी है उसको हटा नहीं सकते। जबकि अमेरिका के केस में क्या है जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वह हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसी में जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहा गया था कि ये जो पद है ये आपका मोर जो है सेरिमोनियल डिवाइस है या फिर ये उस तरीके से कह सकते हैं ये सील है जहां पर कि नेशंस का डिसीजन उनके नाम से लिया जाता है। लेकिन रियल ऑथोरिटी जो है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहेगा। यहाँ पर जो है 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस चीज को आपको क्लियरिटी देगा। देखिए आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में यह बात कहा गया है कि एक्सिक्यूटिव का जो पावर है वह जो है आपका प्रेसिडेंट में जो है आपका वेस्ट होगा, लेकिन वो उस पावर का यूज जो है आपका जो सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स होंगे उसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बहुत बार आप देखते होंगे बहुत सारा सिग्नेचर जो है आपका राष्ट्रपति के हाथ से जो है आपको निकला हुआ देखेगा, जो भी एक्सिक्यूटिव बहुत बड़े डिसीजन होगा या लिखा हुआ रहेगा
का अनुमोदन प्राप्त है या उनके आदेश से साइन हो सकता है, किसी अन्य का भी रहे। तो ये जो पावर बेस्ड यूनियन का वो राष्ट्रपति में है, लेकिन एक्सरसाइज जो है किसके द्वारा किया जाता है, सबऑर्डिनेट जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनके, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा। वही देखिए आर्टिकल 74 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह कहा गया कि एक देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विथ प्राइम मिनिस्टर, जिसका काम होगा कि जो है आपका एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को देना। हु शैल यानी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, कैन नहीं है, शैल है कि उनको उसी के एडवाइस पर जो है काम करना था। आर्टिकल 74 जो है दिखा रहा है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वह काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है उसी प्रकार से जो है आपका आर्टिकल 75 है, जहां पर कि आपका अकाउंटेबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आपका कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे आपका लोकसभा के, यानी यही तो हम लोगों का प्रोविजन से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसका। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है आपका लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स है, लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक रह सकते जब तक कि पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस है। तो यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, जब तक कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ जो आपका मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस पर, यानी इनडायरेक्टली जो है किस प्रकार से लोकसभा का आप कह सकते हैं ओवरसाइट है, कंट्रोल है, ये आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि देखिए इसमें हुआ क्या था। 1976 में एक जो है 42nd अमेंडमेंट है, इसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति जो है बाउंड होंगे आपका प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ एडवाइस है उस। अब इसमें क्या हुआ कि जो है 42nd अमेंडमेंट को थोड़ा सा जो है 44th अमेंडमेंट में जो है थोड़ा सा अमेंड किया गया। इसमें यह कहा गया कि नहीं, जो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के बाद है, ये जो है जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे उनके समय में लाया गया था, 44th में जो है उसको थोड़ा ईज आउट किया गया कि फर्स्ट बार में नहीं, एक मौका जो है रिकंसिडर करने का, यानी भेजने का, रिकंसिडर का जो है भेजने का पावर जो है राष्ट्रपति के पास रहेगा। तो यानी वर्तमान जो स्थिति है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है। जो 42nd अमेंडमेंट ये प्रोविजन किया गया था कि अगर भेज दिया गया तो राष्ट्रपति उससे बाउंड है, उनको साइन करना है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो 44th अमेंडमेंट की बात का है कि राष्ट्रपति एक बार उसको जो है आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो बहुत बार इसका जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। देखिए 1997 में क्या हुआ था कि जो कैबिनेट है वह उसमें के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उनको रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट रूल के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट क्या किया थे कि उसको जो है रिटर्न कर दिए थे और उस प्रकार से जो है कल्याण सिंह का गवर्नमेंट जो है बच गया था और दोबारा जो है वो कैबिनेट के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा भेजा भी नहीं गया था। तो यह चीज यहाँ देखने को मिलेगा। उसी तरीके से बिहार में 1998 में जो है प्रेसिडेंट रूल के लिए फिर से वो भेजा गया था, फिर से जो है KR नारायणन के द्वारा जो है आप कह सकते हैं रिटर्न किया गया था और फिर जो है उसी के कारण जो है वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लग गया, क्योंकि जो है फिर से उसको रिसेंड नहीं किया गया था। तो यह आप देख सकते हैं कि जो लिखी गई चीजें हैं वह किस प्रकार से व्यवहार में भी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या होता है कि कहीं कहीं सर्टेन जो पावर्स होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर या जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस नहीं, बिल्कुल उनके सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन पर, सिचुएशनल उनके आप कह सकते हैं उस पर उनका निर्णय लेना होता है। उसका कुछ एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल तो प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति है, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होगा उसके बाद ही की तो बात होगा वो एडवाइस देंगे। तो अगर देखिए जब चुनाव होता है और अगर ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी जो है क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, या फिर ऐसे समय में जब कोई प्राइम मिनिस्टर है उनका अचानक डेथ हो जाता है, कोई सक्सेसर उस तरीके से नहीं है, कोई ओबियस सक्सेसर नहीं है, तो वह अपने डिस्क्रिप्शन से उसको जो है वहां पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो यह एक उनका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर पावर है। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप कह सकते हैं जो डिसमिस करने का, जब आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो यह जो डिसमिस करने का पावर है वह भी जो है बिल्कुल उनका डिस्क्रिशनरी है। उसी तरीके से डिजोल्व करने का, ठीक है, कि उसको सस्पेंड करेंगे या डिजोल्व करेंगे, यह जो पावर है लोकसभा के संबंध में वह जो है उनका बिल्कुल डिस्क्रिशन है। वह कोशिश कर सकते हैं कि जो है कोई कोलिशन का जो है गवर्नमेंट जो है बन जाए या फिर जो है वह उसको डिजोल्व भी कर सकता है। तो यह जो पावर है आपका बियॉन्ड मिनिस्ट्रियल एडवाइस है और बिल्कुल उनके सिचुएशनल
डिस्क्रिप्शन पे उनको जो है ये पावर आपका मिला हुआ। तो ये सर्टेन जो है आप इसको स्लाइड्स को रोक के देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेरियस जो आपका आर्टिकल्स है आपका उसमें उनसे संबंधित जो पावर्स है उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी को जो है डिस्कशन किया गया। किसी किसी एग्जाम्स में जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो वो आप उसको देख सकते हैं। हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो है चुनाव होता है। तो यहाँ पर जो है आपका इलेक्टेड मेंबर्स हैं या जो एमपी हैं उनका मत का आपको हम लोग बताया था कि एमएलए का किस प्रकार से पॉपुलेशन में अगर डिवाइड करते हैं और जो है इलेक्टेड मेंबर से और 1000 से डिवाइड करते हैं तो उनका एमएलए का जो है आपका मत का वैल्यू होता है। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए 208 होता है एक जो है आपका एमएलए का वैल्यू। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा महाराष्ट्र में 175 होता है, तमिलनाडु में 176, बिहार में 173, जो है देखिए सिक्किम में सबसे कम होता है जहाँ की उनका एक एमएलए का वैल्यू मात्र 7 होता है। तो हम लोग इसको देखे थे कि किस प्रकार से यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन या फिर जो है आपका पैरिटी होना चाहिए। फेडरलिज्म फेडरल जो है और प्लस जो स्टेट है यूनियन और स्टेट है उसके बीच ये दोनों चीज को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से एमपी का कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। टोटल एमपी का जो एमएलए है उनका वैल्यू देख लीजिए और टोटल जो एमपी का जो संख्या है उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 543 लोकसभा 233, तो ये आपको निकल के यहाँ पर आपको ये चीज आएगा। ठीक है, तो यानी टोटल एमपी का वैल्यू जो है आपका टोटल एमएलए के वैल्यू के बराबर हो। तो सिंपल कैलकुलेशन से आपको जस्ट फिर दिखाया गया, बाकी कंसेप्ट आपको पूर्व का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वह जो है आपका आप कह सकते हैं बहुत ही हमारे डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए भी ऑल दो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है लेकिन बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो है आपका पोस्ट जो है। बहुत सारे ऐसा समय है जहां पर वह मात्र रबर स्टाम्प के रूप में नहीं करते हैं जबकि एक संवैधानिक कह सकते हैं सेफगार्ड के रूप में जो है उसको काम करते हैं। हम लोग ऊपर में देखें कि किस प्रकार से वीटो पावर है, इमरजेंसी पावर है, ये सारी बातों को चर्चा किए। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो इन चीजों के बारे में आप जो है अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जितना भी आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी मैटर्स है वो हम लोग जो है बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग जो है आपके साथ डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तब भी अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन है तो जरूर जो है हम लोग के साथ डिस्कस कीजिएगा ताकि हम लोग भी आपके साथ इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार का अगर आपको सजेशंस देना हो तब भी जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और ताकि हम आपके साथ जो है अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ ही आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि बहुत क्योंकि वीडियो मेरे द्वारा एक ही बार में जो है शूट किया जाता है एक टॉपिक को, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस प्रकार से जो है जो वीडियो है उसको एक ही लेंथ में ठीक रहता है या छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट में अगर राष्ट्रपति का जैसे एग्जाम्पल दें तो सिर्फ अगर एक्सिक्यूटिव पावर है तो उसको सिर्फ पढ़ा दें एक बार फिर लेजिस्लेटिव कर दें। तो किस प्रकार से आप लोगों को सूट करता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि जो है हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं लॉन्ग वीडियो आज के समय में लोग कम देखते हैं, लेकिन मेरा सुझाव आप सभी से है कि ये चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़िए तभी जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा जो है आप एक ही बुक्स को एक ही कंटेंट को 5 बार पढ़िएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, आपका अटेम्प्ट भी ज़्यादा लगेगा और आपके क्योंकि समय जैसे जैसे आपको ज़्यादा लगेगा तो फिर आपको जो है रिग्रेट होगा चीज़ों को कि उसी टॉपिक को अगर हम एक बार समय देके अच्छा से पढ़े रहते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मेरा आप सभी से सुझाव है कि जिस भी टॉपिक को पढ़िए आप बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़िए ताकि किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आता है उस टॉपिक से तो आप उसको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं और किसी अन्य सोर्स का आपको जरूरत ना पड़े। एक सोर्स को पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिए। इस चैनल पर आपको जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं उसका PYQ भी हम सोल्व करते हैं। आप जरूर देखिए कि जो भी लेक्चर्स में बताया जाता है उससे PYQ आपका सोल्व होता है या नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है उसको जो है शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।